नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्यों उद्धव के खिलाफ सुनाया फैसला, एकनाथ शिंदे के दावे से क्यों बौखलाए शिवसेना यूबीटी प्रमुख, कांग्रेस और शरद पवार से क्यों भिड़ रहे हैं उद्धव ठाकरे। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। उद्धव ठाकरे को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया झटका, एकनाथ शिंदे के ठाणे सांसद का चुनाव रद्द करने की मांग की खारिज। एक बार फिर भाई राज ठाकरे से मिलने पहुंचे उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार ने उद्धव पर उठाए सवाल। उपराष्ट्रपति चुनाव में महाराष्ट्र के सांसदों ने की क्रॉस वोटिंग, शिंदे गुट का दावा, हमारे संपर्क में थे उद्धव के 5 सांसद। नेपाल विवाद पर महाराष्ट्र में गरमाई सियासत, केशव उपाध्याय ने संजय राउत को बताया बातूनी कठपुतली, कांग्रेस पर भी साधा निशाना। मुंबई में ईडी का जबरदस्त एक्शन, डीएचएफएल के 34,000 करोड़ घोटाले में 154 फ्लैट्स किए गए जब्त। खबरों में सबसे पहले बात बॉम्बे हाईकोर्ट से उद्धव को लगे झटके की। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को अब अदालत से भी जमकर फटकार लग रही है। एक तरफ राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हैं, तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे फडणवीस सरकार को चोरी की सरकार बता रहे हैं। लेकिन वोट चोरी का मुद्दा अदालत में भी नहीं टिक पा रहा है। इसी कड़ी में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे को जमकर डांटा। दरअसल उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से ठाणे सांसद की जीत को चुनौती दी गई। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। उद्धव ठाकरे गुट के नेता राजन विचारे ने हाईकोर्ट में पिटीशन डाली थी, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट के सांसद नरेश महस्के का चुनाव रद्द करने की मांग की थी। याचिका में दावा किया गया था कि महस्के ने अपने हलफनामे में क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी नहीं दी थी। हाईकोर्ट ने पिटीशन पढ़ने के बाद कहा कि याचिका में कार्रवाई का कारण नहीं बताया गया और इसमें कई डिफेक्ट भी हैं, जिसे खारिज कर दिया गया। राजन विचारे ने अपनी याचिका में यह भी दावा किया था कि नरेश महस्के ने अपने चुनावी हलफनामे में किसी भी क्रिमिनल केस में अपनी दोष सिद्धि का खुलासा नहीं किया, इसलिए उनका चुनाव रद्द किया जाना चाहिए। शिवसेना सांसद ने इस याचिका का विरोध किया था। महस्के ने तर्क दिया कि उन्हें हलफनामे में इसका जिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि नियम के मुताबिक इसका खुलासा तभी करना पड़ता है जब दोषी ठहराए जाने पर 1 साल या उससे ज्यादा की सजा हो। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने महाराष्ट्र की 14 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था, जिसमें से 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से और विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि महाराष्ट्र में जो भी सांसद जीत के आए हैं वो वोट चोरी से जीत कर आए हैं, और ये मुद्दा बार बार विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विपक्ष में उथल पुथल मची है। एक तरफ शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने भाई राज ठाकरे के साथ गठबंधन की चर्चा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और शरद पवार इस पर खामोश है। इस बीच 10 सितंबर को उद्धव ने अपने भाई राज ठाकरे से उनके घर पर मुलाकात की। महाविकास अघाड़ी में शामिल होने की चर्चा के बीच राज और उद्धव ठाकरे की ये मुलाकात बड़ी मानी जा रही है। इस मीटिंग में संजय राउत और अनिल परब भी शामिल थे। दरअसल पिछले दिन उद्धव ठाकरे और कांग्रेस नेताओं की भी मुलाकात हुई थी। ये मीटिंग मातोश्री में हुई थी। मीटिंग की वजह राज ठाकरे ही थे। कांग्रेस उद्धव ठाकरे से यह जानना चाहती है कि राज ठाकरे से गठबंधन को लेकर उनकी क्या स्थिति है। क्या वो महाविकास अघाड़ी में शामिल रहेंगे या वो राज ठाकरे के साथ गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। वैसे खबरों की माने तो उद्धव ठाकरे ने मनसे प्रमुख को गठबंधन में शामिल करने का प्रस्ताव दे रखा था। जवाब में कांग्रेस नेताओं की तरफ से कहा गया है कि इसका फैसला दिल्ली आला कमान करेगा। उनसे चर्चा और विचार विमर्श के बाद ही महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ फैसला लिया जा सकता है। राज और उद्धव ठाकरे की मुलाकात की एक और वजह भी सामने आ रही है। दरअसल बाला साहब ठाकरे हमेशा दशहरे पर एक बड़ी जनसभा करते थे। उनकी ये जनसभा शिवाजी पार्क दादर में होती थी। जब से शिवसेना बटी है तो एकनाथ शिंदे इस मैदान में और उद्धव ठाकरे शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करते हैं। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को इस रैली में शामिल करने पर भी चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में यह भी माना जा सकता है कि दशहरे तक स्थिति साफ हो जाएगी कि उद्धव और राज ठाकरे साथ में बीएमसी चुनाव लड़ेंगे या नहीं। अगर ये दोनों दशहरा रैली में एक साथ नजर आते हैं तो
इसका मतलब बीएमसी चुनाव में ये दोनों एक साथ ताल ठोकेंगे। लेकिन शरद पवार और कांग्रेस राज ठाकरे को महाविकास आघाड़ी में शामिल करने पर राजी नहीं है। राहुल गांधी भी इस बात को लेकर पूरी तरह से कन्विंस नहीं हो रहे हैं, यानी उन्होंने भी अपनी सहमति नहीं जताई है। राज ठाकरे के लिए विपक्षी गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी के दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। और खबरों में अब बात एकनाथ शिंदे के दावे की। उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। इस चुनाव में इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियों के कई सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की या फिर अपना वोट खराब किया। यानी विपक्ष के ऐसे कई सांसद हैं जिन्होंने एनडीए के पक्ष में वोटिंग करके हिंदुत्व की विचारधारा के साथ अपनी ईमानदारी जाहिर की, जिसको लेकर एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि मतदान के वक्त उद्धव ठाकरे के 5 सांसद हमारे संपर्क में थे। उन्होंने वोट एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को दिया। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा, शरद पवार गुट के सांसदों ने भी एनडीए को मतदान किया। कितने सांसदों ने हमें वोट किया इसकी जानकारी नहीं है। विपक्ष के पास 324 वोट थे, लेकिन विपक्ष को 300 ही वोट मिले। विपक्ष अब इस चुनाव के बाद वोट चोरी का रोना नहीं रोएगा। सुबह से विपक्ष के बड़बोले नेता अलग अलग दावे कर रहे थे। माहौल बना रखा था कि एनडीए के वोट बिखर जाएंगे, लेकिन परिणाम के बाद एनडीए के संख्या बल से ज्यादा मतदान मिले। एनडीए को 16 मत ज्यादा मिले, जबकि 15 वोट रद्द हुए या कई लोग मौजूद नहीं थे। वाईएसआरसीपी ने एनडीए को समर्थन दिया। 16 वोट किसके हैं, ये अब सवाल है। अब इन दावों पर संजय राउत ने दावा किया है कि हमारे सारे वोट हमें मिले हैं। हमारा 315 का आंकड़ा था और वो हमें मिले हैं। 15 वोट रिजेक्ट हुए, मुझे इसके कारण नहीं पता। राधा कृष्णन को कुल 452 और विपक्ष के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। कुल 781 सदस्यों में से 767 ने मतदान किया था, जिसमें 15 वोट अवैध करार दिए गए। विपक्ष का कहना था कि कम से कम 320 वोट सुदर्शन रेड्डी को मिलेंगे, लेकिन 300 ही वोट मिलना इंडी गठबंधन के लिए बड़ा झटका है। उपराष्ट्रपति चुनाव रिजल्ट के बाद बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि करीब 40 विपक्षी सांसदों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और किसी न किसी रूप में एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में मतदान किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नेपाल के हालात पर संजय राउत के एक बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। दरअसल 9 सितंबर को संजय राउत ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा था, सावधान, नेपाल जैसी स्थिति किसी भी देश में हो सकती है, वंदे भारत। उनके इस बयान ने न सिर्फ सोशल मीडिया पर हलचल मचाई, बल्कि बीजेपी नेताओं ने भी इस पर कड़ा आघात मानते हुए पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने संजय राउत पर सीधा निशाना साधते हुए एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। उपाध्याय ने कहा कि राउत का बयान इस बात का नतीजा है कि मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और अब नेपाल में हिंसक अराजकता फैलाने वाली प्रवृत्तियां भारत में भी वैसा ही माहौल बनाने को आतुर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लेकर नफरत इस हद तक इनकी बढ़ चुकी है कि अब ये नफरत देश के खिलाफ जहर उगलने तक पहुंच चुकी है। संजय राउत को सीधे टैग करते हुए उपाध्याय ने लिखा, ये पिलावली अब देश को अस्थिर करने, लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने और समाज में असंतोष फैलाने की माओवादी नक्सली मानसिकता का परिचय देती है। अब वो भारत की तुलना नेपाल से कर रहे हैं, जो बेहद गैर जिम्मेदाराना है। उपाध्याय ने कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए याद दिलाया कि आपातकाल के वक्त देश के लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की गई थी, लेकिन भारत की जनता ने ऐसे कदमों को कभी बर्दाश्त नहीं किया और लोकतांत्रिक मूल्यों की हमेशा रक्षा की है। खबरों के आखिर में बात ईडी के एक्शन की। मुंबई में डीएचएफएल लोन घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने कुर्ला इलाके में 154 फ्लैट्स और दूसरी संपत्तियों को अटैच किया है। इनकी अनुमानित कीमत करीब 186 करोड़ बताई जा रही है। इसके साथ ही अब तक इस मामले में कुल अटैच की गई संपत्तियों का मूल्य 256 करोड़ तक पहुंच चुका है। यह एक्शन उस वक्त हुआ जब डीएचएफएल लोन घोटाले को देश के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक माना जा रहा है। आरोप है कि इस घोटाले में 34,615 करोड़ की भारी भरकम राशि का गबन किया गया। इतना ही नहीं, इस रकम को फर्जी कंपनियों और निवेशों के जरिए इधर उधर घुमाने का भी खुलासा हुआ है। ईडी अधिकारियों के मुताबिक जांच के दौरान यह भी पाया गया है कि संपत्तियां कथित तौर पर अवैध धन से खरीदी गई थी। इनमें से कुर्ला की 154 फ्लैट्स भी शामिल हैं,
जांच एजेंसी ने साफ किया है कि इन संपत्तियों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत अटैच किया गया है ताकि भविष्य में आरोपी पक्ष संपत्ति बेचकर फायदा ना उठा सके। गौरतलब है कि डीएचएफएल यानी कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर यह आरोप है कि उसने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से हजारों करोड़ रुपए का दुरुपयोग किया। पैसों को फर्जी खातों और शेल कंपनियों में ट्रांसफर किया गया और इस पूरे घोटाले ने बैंकिंग सेक्टर और निवेशकों दोनों को हिलाकर रख दिया। यानी हजारों करोड़ के इस घोटाले में ईडी का एक्शन आगे भी जारी रहने वाला है। महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।